नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 7 बाय जी राम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 7, मुसीबत मोल ली। नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक और उसका भावार्थ पढ़िए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। भावार्थ है, सत्य बोले, प्रिय बोले, पर अप्रिय सत्य न बोले, प्रिय असत्य न बोले, ऐसी सनातन रीति है। ऊपर रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दें। अप्रिय सत्य न बोले यानी हमें कभी भी ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जो किसी को अत्यधिक बुरा लगे या उसके मन को चोट पहुंचाए। अब नीचे दी गई कहानी पढ़िए और विचार कीजिए। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक दिन उसके यहाँ कोई ज्योतिषी आया। ज्योतिषी ने राजा को बताया कि उसके सामने ही उसके सभी परिजनों की मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने उसे कारावास में डाल दिया। राजा का मन हर समय दुखी रहने लगा। वह जैसे तैसे राजकाज चला रहा था। तभी एक दिन कोई दूसरा ज्योतिषी दरबार में आया। उसने राजा की जन्मपत्री देखकर कहा, हे राजन, चिंतित मत होइए, आपकी आयु बहुत लंबी है। आप परिवार में सबसे लंबी उम्र जिएंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा का मन गदगद हो उठा। उसने ज्योतिषी को ढेर सारे कीमती उपहार दिए। अब राजा प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा। इस कहानी से आपने क्या जाना, कक्षा में चर्चा कीजिए। देखिए बच्चों, पहले ज्योतिषी ने ये कहा कि राजा के सामने ही उसके सभी परिजनों की मृत्यु हो जाएगी। तो इसका अर्थ भी तो यही हुआ कि उन सभी परिजनों से राजा अधिक जिएंगे। और दूसरे ज्योतिषी ने भी यही कहा, लेकिन अपनी बात को कहने का ढंग दोनों का अलग अलग था। पहले ज्योतिष की बात से राजा का मन दुखी हो गया और दूसरे ज्योतिष की बात से राजा का मन प्रसन्न हो गया। बस यदि हम इसी अंतर को जान लें तो हमें एक दूसरे से बात और व्यवहार करना अच्छे प्रकार से आ जाएगा। तो क्या है पिटारे में? लेखक को अपने गुरुजनों से सदैव सच बोलने और स्पष्टवादी बनने की सीख मिली थी। जब लेखक उनके बताए रास्तों पर चलने लगा तो उसे घर और बाहर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, आइए इस हास्य कथा को पढ़कर जानें। विद्यालय में पूज्य गुरुदेवों ने हमेशा यही शिक्षा दी कि मनुष्य को सच बोलना चाहिए, स्पष्टवादी बनना चाहिए। किसी को धोखे में रखना पाप है। ऐसा करने वालों को नरक में जाना पड़ता है। जो सही बात हो दो टूक कह देनी चाहिए। खरा आदमी किसी से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता। अतः हमने गुरुदेवों की बात मानते हुए बचपन से ही सच बोलने और स्पष्टवादी बनने की गांठ बांध ली। मोहल्ले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृत व्यक्ति बहुत ही अवांछनीय एवं अत्याचारी था। चारों ओर चर्चा थी कि उसके मर जाने से मोहल्ले का कूड़ा साफ हो गया। श्मशान घाट पर और लोग तो मृत व्यक्ति की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, पर हम स्पष्टवादिता का संकल्प लिए बैठे थे। हमने मृत व्यक्ति के पुत्र से कहा, आपके पिताजी की मृत्यु से मोहल्ले की गंदगी छट गई। हमें आज तक आश्चर्य है कि उस व्यक्ति ने उसी समय हमारे मुंह पर 4 चांटे क्यों न रसीद कर दिए। सब लोग मेरे मुंह की तरफ देखते रह गए। बाद में जब मेरे पिताजी से उस मृत व्यक्ति के पुत्र की भेंट हुई तो उसने मेरी शिकायत की। पिताजी उससे बोले, बेटा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अगली बार तुम्हारे यहाँ ऐसा अवसर आएगा तो मैं खुद ही आऊंगा। वह पिताजी का मुंह ताकता रह गया। नगर पालिका का चुनाव था। एक सज्जन जो कई बार चोरी में सजा काट कर आए थे, बेईमानी में माहिर थे, निहायत बदतमीज किस्म के आदमी थे। सुबह सुबह मेरे घर आ धमके और बोले, चतुर्वेदी जी, आपके ही भरोसे खड़ा हो गया हूँ। मत तो आप देंगे ही, मेरा प्रचार कार्य भी आपको करना पड़ेगा। उठिए
और मुझे सारे मोहल्ले वालों से मिला दीजिए। हमने सच्चाई और स्पष्टवादिता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कहा, जनाब, आप इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? आपकी जमानत जब्त होगी। आपके बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं है। अच्छा होगा कि आप स्वप्न में भी चुनाव लड़ने की ना सोचें। वे उठकर चले गए। श्रीमती जी अंदर से सुन रही थी। मुझसे बोली, अरे, आपको वोट ना देना था, ना देते, पर घर आए हुए व्यक्ति से इस प्रकार व्यवहार नहीं किया जाता। वह व्यक्ति तो आपका रिश्तेदार भी है। मैंने उत्तर दिया, देखिए श्रीमती जी, मैं अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकता, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े। हुआ यह कि उस व्यक्ति ने खूब रुपया लुटाया, लोगों को शराब पिलाई और चुनाव जीत गया। वह मेरा जानी दुश्मन हो गया। मुझ पर नगरपालिका का ग्रह कर चौगुना कर दिया, पर हम तो स्पष्टवादिता का प्रण ले चुके थे और हमें ये सब मुसीबतें झेलनी ही थी। हमारे प्रिय मित्र मिस्टर रौनक लाल को भाषण देने का मर्ज है। राजनीतिक सम्मेलन हो, साहित्यिक गोष्ठी हो, दार्शनिकों का सम्मेलन हो, चाहे रिक्शे वालों की हड़ताली सभा हो, वे भाषण देने की चेष्टा अवश्य करते हैं। उनके भाषण का हाल यह है कि आरंभ में 500 व्यक्ति हो तो भाषण खत्म होने तक 5 रह जाएं। वे क्या बोलते हैं या तो वे ही जानते हैं या उनका भगवान। कोई चुप होने को कहता है तो उससे हाथापाई पर उतर आते हैं। एक साहित्यकार की जयंती मनाई जा रही थी। संयोजक एक विद्यार्थी था। उस जयंती में मुख्य कार्यक्रम कविता पाठ एवं संगीत वादन तथा 2 नृत्य थे। संयोजक ने रौनकलाल जी से अज्ञानतावश साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में संक्षेप में 5 मिनट की अवधि में कुछ कहने के लिए कहा। रौनकलाल जी जम गए। वे साहित्य क्या है विषय से चर्चा आरंभ कर हिंदी साहित्य के विकास पर बोलने लगे। अभी वे वीर गाथा काल तक ही आए थे कि कवि लोग एक एक करके जाने लगे। संयोजक की हिम्मत नहीं हो रही थी कि रौनकलाल को रोके। रौनकलाल जब रीति काल पर आए, संगीतज्ञ जाने लगे। एक सज्जन ने हिम्मत कर रौनकलाल के पास चिट भिजवाई, कृपा कर भाषण 5 मिनट में समाप्त कर दें। रौनकलाल ने चिट पढ़ी और फाड़कर फेंक दी। वह तो चिट देने वाला समझदार था जो चिट देने के बाद मंच से 9-2-11 हो गया था, वरना उस पर वही हाथ पड़ जाते। आधुनिक काल आते आते श्रोताओं का मैदान साफ था। रौनकलाल बोले जा रहे थे, जाने वाले उन्हें गालियां देते जा रहे थे। मैं और जिनकी जयंती मनाई जा रही थी वह सज्जन तथा 4-5 व्यक्ति रह गए थे। भाषण के उपरांत रौनकलाल मुझसे बोले, कहो भाई, मेरा भाषण कैसा रहा? सच्चाई और स्पष्टवादिता के चक्कर में मैंने उनसे कहा, आप निहायत बदतमीज आदमी हैं। सारे कार्यक्रम का सत्यानाश कर दिया। आपको कुछ तो समय का ज्ञान होना चाहिए। दूसरे, आपसे जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया था उस पर आप बिल्कुल नहीं बोले। फिर क्या था? मेरी उनसे गुत्थम गुत्थी हो गई। भला हो उस व्यक्ति का जिसकी जयंती मनाई जा रही थी, तथा अन्य व्यक्तियों का जिन्होंने मुझे उनसे अलग किया। हम दोनों के कपड़े फट गए थे। रौनकलाल का चश्मा टूट गया। मेरा इस चक्कर में कीमती पेन जाने कौन ले गया। हमको उसकी कोई परवाह नहीं थी। जब सत्यवादी और स्पष्टवादी हैं तो जान ही भला क्यों ना चली जाए, सच्चाई और स्पष्टवादिता नहीं छोड़ेंगे। हंसते हंसते अपने घर लौटे, जैसे स्वाधीनता आंदोलन के जमाने में नेता लोग जेल काट कर वापस आते थे। इतना फर्क जरूर था कि हमारा स्वागत करने वाला और माला पहनाने वाला कोई नहीं था, ना सही? मैं उन दिनों लाला किशोरी लाल की फर्म में नौकरी करता था। लाला जी को यह खप्त सवार था कि वे एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। उनकी आवाज कोयल जैसी है। मुझे प्राय अपने घर बुला ले जाते और अपना भैरव राग अलापने लगते। इधर स्पष्टवादिता का सिद्धांत था और उधर नौकरी छूटने का डर।
कुछ दिन तो मौन रहने से कार्य चलता रहा। मेरे अन्य साथी जो उसी फर्म में काम करते थे, सेठ जी की आवाज की तुलना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज से करते थे। संयोग की बात, एक दिन मैं भी उनकी महफिल को रोशन कर रहा था। लाला जी गाना गाकर बोले, भाई चतुर्वेदी, तुम बहुत चुप रहते हो, कभी बताया नहीं कि मेरा गाना कैसा है। मैं फिर भी चुप रहा। लाला जी बिगड़ कर बोले, तुम अपने आप को समझते क्या हो, बोलने से मुंह दुखता है क्या। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, लाला जी, आप मेरे बॉस ना होकर कहीं पड़ोसी होते तो आपको मोहल्ले में रहना दूभर कर देता। आपका गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप अपने समय को व्यापार बढ़ाने में लगाएं तो बेहतर होगा। स्पष्टवादिता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यह कहना बेकार है कि लाला जी इस पर इतना बिगड़े कि मुझे तुरंत घर से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। स्पष्टवादिता मेरे पीछे ऐसी पड़ी हुई है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। एक दिन एक मित्र नाटक दिखाने ले गए। स्वयं ही उसके लेखक और स्वयं ही निर्देशक थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि वह नाटक क्या था, बस चू चू का मुरब्बा था। मेरे यार ने वे चमकीली पोशाकें अभिनेताओं को पहनाई थी कि आंखें चंधिया जाएं। अंदर से वे संवाद धारा प्रवाह बोल रहे थे, मानो एक नाटक समानांतर चल रहा हो। जब प्रकाश होना चाहिए तब अंधकार रहता, जब अंधकार की आवश्यकता होती तो प्रकाश होता था। अभिनेता रो रहे हैं, जनता हंस रही है। अभिनेता राम का पाठ अदा कर रहे हैं, जनता सीटी बजा रही है। किसी तरह वह नाटक समाप्त हुआ। निर्देशक मित्र मेरे गले से लग गए और बोले, भैया 4 महीने से दिन रात एक कर दिया, तब कहीं जाकर पार उतरा है। हिंदी रंगमंच को यह एक नई दिशा प्रदान करेगा। क्या उत्तर देता? मुस्कुरा दिया। मित्र इतने मेहरबान निकले कि फिर उन्होंने नहीं पूछा। इस तरह मेरी प्रतिज्ञा भी रह गई और उनका मन भी। बाहर की दुनिया में तो स्पष्टवादिता की प्रतिज्ञा निभ गई, किंतु घर में इस प्रतिज्ञा को बेबसी से छोड़ना पड़ा। श्रीमती जी की हाँ में हाँ तो मिलानी ही पड़ती है। 2-1 बार स्पष्टवादिता के चक्कर में झगड़ा होते होते बचा। मैंने सोचा कि यदि प्रतिज्ञा के पीछे ज्यादा पड़ूंगा तो वह दिन दूर नहीं जब श्रीमती जी तलाक दे देंगी और मेरी जिंदगी दूभर हो जाएगी। जैसे सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है, उसी प्रकार मैं भी घर में ही नहीं बाहर भी। जैसे चले बयार पीठ तब तैसी दीजे वाले सिद्धांत का अनुसरण करने लगा हूँ और भगवान की दया से सबका प्रिय हूँ और जिंदगी चैन से गुजर रही है। सब कवि मित्र खुश हैं, श्रीमती जी खुश हैं और बॉस भी खुश हैं। अब स्पष्टवादिता का नाम भी नहीं लेता हूँ। तो बच्चों, इस हास्य पाठ के लेखक हैं बरसाने लाल चतुर्वेदी। तो आई हंसी आपको भी इस पाठ को पढ़कर। स्पष्टवादिता के चक्कर में लेखक का कितनी जगह कितनी बार बुरा हाल हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ एक दिमाग लड़ाओ प्रश्न है। अगर आप लेखक की जगह होते तो लोगों को उनकी कमियां कैसे बताते? जैसे लेखक बताते थे वैसे या किसी और तरीके से? ध्यान धरने योग्य शब्द हैं बच्चों यहाँ: व्यवहारिकता, समझदारी, हास्यानंद। और मूल्यपरक प्रश्न है हमारे पास: स्पष्टवादी होना एक सीमा तक ही उचित है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जी हाँ, यह सही है कि हमें एक सीमा तक ही स्पष्टवादी होना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी को उसकी कमियां अधिक स्पष्ट रूप से गिनाने लग जाएं, तो वहां हमारे रिश्तों में खटास भी पैदा हो सकती है। बच्चों, आगे हमें यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिनको आपने याद करना है। मैं आपके लिए उन्हें पढ़ रही हूँ। स्पष्टवादी, हर बात साफ साफ कहने वाला। फोर्थराइट, संयोजक, कार्यक्रम का आयोजन करने वाला, ऑर्गेनाइजर। माहिर, होशियार, कुशल, एक्सपर्ट। कृतित्व, कार्य, रचनाएं,
क्रिएटिविटी, निहायत, बिल्कुल, बहुत ही, एक्सीडिंगली, गुत्थम गुत्थी, दो लोगों की आपस में लड़ाई या इसे कहेंगे भिड़न, तो स्क्रिमेज, जमानत, धरोहर राशि, गेज, चेष्टा, कोशिश, एफर्ट, खप्त, सनकीपन, इसेंट्रिसिटी, जयंती, किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसका जन्म दिवस मनाना, जुबली, समानांतर, साथ साथ, पैरेलल, अनुसरण, किसी नियम पर चलना, पीछे चलना, अनुकूल आचरण यानी कि परस्युएंस। अब यहाँ कुछ शब्द हैं जिनका मैं उच्चारण कर रही हूं। विद्यालय, स्पष्टवादी, चतुर्वेदी, स्पष्टवादिता, सिद्धांतों, साहित्यिक, अज्ञानतावश और गुत्थम गुत्थी। यहाँ अब अभ्यास कार्य आता है बच्चों, बातों बातों में। लेखक को स्पष्टवादी होने की शिक्षा किसने दी? लेखक को स्पष्टवादी होने की शिक्षा उनके गुरुदेव ने दी। लेखक ने किस बात की गांठ बांध ली? लेखक ने सदा सत्य बोलने और स्पष्टवादी होने की गांठ बांध ली। जयंती के मुख्य कार्यक्रम कविता पाठन, संगीत वादन और 2 नृत्य थे। लाला जी लेखक पर क्यों बिगड़ गए? जब लाला जी को उनकी बात का जवाब न मिला तब वे लेखक पर बिगड़ गए। वोट मांगते समय नेतागण बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने पर बहुत से नेता अपनी बात से मुकर जाते हैं। ऐसा क्यों? तो बच्चों आप बताएंगे सोचकर कि ऐसा क्यों होता है। अब कलम की बारी, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। शहर में किसका चुनाव था? नगर पालिका का। रौनकलाल जी को भाषण देने के लिए कितना समय दिया गया था? 5 मिनट का। लेखक किसकी फर्म में नौकरी करता था? किशोरी लाल की। रौनकलाल को किसका मर्ज है भाषण देने का? लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। मोहल्ले में मृत व्यक्ति के विषय में क्या चर्चा थी? मोहल्ले में मृत व्यक्ति के विषय में यह कहा जाता था कि वह मोहल्ले की गंदगी है, वह बहुत ही बुरा व्यक्ति था। जब लेखक ने यही बात मृत व्यक्ति के पुत्र से जाकर स्पष्ट शब्दों में कह दी, तब उसे बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किस किस्म का था? चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति बहुत ही बदलिहाज और बदतमीज था। वह चोरी के इल्जाम में कई बार जेल भी जा चुका था। लेखक ने किस बात का प्रण लिया और क्यों? बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे स्वयं देंगे। लेखक की रौनकलाल से गुत्थम गुत्थी क्यों हो गई? जब लेखक ने रौनकलाल से यह कहा कि तुमने सारे कार्यक्रम का सत्यानाश कर दिया, इतना लंबा भाषण दिया, लेकिन जिस विषय पर बोलना चाहिए था उस पर कुछ भी नहीं कहा। यह सुनकर रौनकलाल को गुस्सा आ गया और उसकी लेखक से गुत्थम गुत्थी हो गई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, जिनके उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। चुनाव में खड़े हुए सज्जन से चतुर्वेदी जी ने क्या कहा? लेखक के मित्र द्वारा प्रस्तुत नाटक के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बाहर की दुनिया में तो स्पष्टवादिता निभ गई, किंतु घर में इस प्रतिज्ञा को बेबसी से छोड़ना पड़ा। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? किस सिद्धांत का अनुसरण करने पर लेखक ने सबका मन मोह लिया? निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। खरा आदमी किसी से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता और मेरी प्रतिज्ञा भी रह गई और उनका मन भी। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। अब यहाँ है ज्ञान झरोखा। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंदवरदाई माने जाते हैं। उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह वीर रस का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। अब आते हैं हम व्यवहारिक व्याकरण की ओर। निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो सबसे पहले है मनुष्य,
समानार्थी शब्द है इंसान और मानव। पुत्र बेटा और सुत। घर और भाई, इन दोनों शब्दों के समानार्थी शब्द आप स्वयं लिखेंगे। चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। व्यक्ति का पुत्र मेरी बातें ध्यान से सुन रहा था। तो यहाँ पर हम वाक्यों के वचन बदलेंगे। वाक्य बनेगा व्यक्ति के पुत्र मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे। वे चमकीली पोशाकें पहने थे। तो यहां पर हम लिखेंगे वह चमकीली पोशाक पहना था। इन दोनों वाक्यों के वचन आप स्वयं बदलेंगे। प्रश्न 3 देखें। एक प्रत्यय का प्रयोग कर नए शब्द बनाइए, जैसे राजनीति प्लस एक राजनैतिक। तो धर्म प्लस एक हो जाएगा धार्मिक। व्यवहार, तो ये हो जाएगा व्यावहारिक। दर्शन प्लस एक दार्शनिक। समाज प्लस एक सामाजिक। साहित्य और व्यापार, इन दोनों शब्दों में एक प्रत्यय का प्रयोग कर नए शब्द आप स्वयं बनाएंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। भूतकाल, इसमें कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, जैसे बच्चा सो रहा था। फिर वर्तमान काल, इसमें कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है, जैसे बच्चा सो रहा है, अभी कार्य हो रहा है। भविष्यत काल, इसमें कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है, जैसे बच्चा सोएगा। निम्नलिखित वाक्यों के काल निर्देशानुसार बदलिए। उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। हमें बनाना है इसे वर्तमान काल में, तो हम लिखेंगे उसे अपनी कोई परवाह नहीं है। मैं फर्म में नौकरी करता हूं। भूतकाल में बनाना है हमने इसे, तो मैं फर्म में नौकरी करता था। बोलने से मुंह दुखता है। हमने बदलना है इस वाक्य को भविष्यत काल में। बोलने से मुंह दुखेगा। अब इन दोनों वाक्यों को आप काल निर्देशानुसार स्वयं बदलेंगे। अपठित बोध देखें बच्चों। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संत रविदास को रैदास, रुईदास भी कहा जाता है। उनका पारिवारिक कार्य जूता बनाना था। बड़े होने पर उन्होंने भी यही पैतृक व्यवसाय अपनाया, पर आजीविका उनके जीवन का उद्देश्य नहीं थी। उनका उद्देश्य तो सामाजिक सुधार था। महान वैष्णव संत रामानंद उनके गुरु थे। कबीर भी रामानंद के ही शिष्य थे। रविदास ने कौन सा व्यवसाय अपनाया और क्यों?
रविदास ने जूते बनाने का व्यवसाय अपनाया क्योंकि यह उनका पैतृक व्यवसाय था। रामानंद कौन थे? वैष्णव संत रामानंद संत रविदास के गुरु थे। रामानंद के शिष्यों के नाम लिखिए। रामानंद के शिष्यों में संत रविदास और कबीर आदि शामिल हैं। गद्यांश में से 2 प्रत्यय युक्त शब्द चुनकर उनके मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने 2 प्रत्यय शब्द चुनने हैं। तो एक तो शब्द है हमारा पारिवारिक, परिवार प्लस एक, पारिवारिक और सामाजिक। ठीक है, आप इन्हें यहाँ पर लिखेंगे। अब है आगे योग्यता आधारित क्रियाकलाप, जिसे आप अपनी योग्यता अनुसार करेंगे। सोच कर बताइए, सत्यवादी होना और स्पष्टवादी होना, आपके विचार से इन दोनों में क्या अंतर है? आप दोनों में से किसे अपनाना चाहेंगे और क्यों? मिलकर पढ़िए। विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से बरसाने लाल चतुर्वेदी अथवा हरिशंकर परसाई की कोई हास्य व्यंग रचना ढूंढकर निकालिए और उसे उचित हाव भाव के साथ साथियों के साथ मिलकर पढ़िए। कक्षा में सुनाइए। क्या कभी मिस्टर रौनकलाल या लाला किशोरी लाल जैसे व्यक्ति से आपका पाला पड़ा है अथवा आपने किसी हास्यात्मक स्थिति का आनंद उठाया है? यदि हाँ, तो कक्षा में उस घटना को सुनाइए। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।